स्टार्ट लेते हैं एक एग्जाम क्वेश्चन से। दैट इज पास पेपर क्वेश्चन ऑफ मार्च जून 19 का सवाल है। ये मार्च जून 19 का ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो इसमें हमें कह रहा है दो रिक्वायरमेंट्स हैं। कह रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। बाय द वे, जहाँ पे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी मांगी हो तो वहां पे दो चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है, या दोनों में से किसी एक चीज़ का इम्पैक्ट हो सकता है। ओसीआई में नॉर्मली दो चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, एक आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व और दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू ऑफ वैल्यू का इंक्रीज या फेयर वैल्यू डिक्लाइन। तो नॉर्मली ओसीआई में ये दो चीज़ें आपकी रिपोर्ट हो रही होती हैं। सो देखते हैं इस सवाल में क्या है इन दोनों में से। फॉर द ईयर एंडेड 31 December and 8, requirement B is to calculate the earning per share for V company for the year ended 31 December 2008। बाय द वे, जहाँ पे सिर्फ ईपीएस लिखा हो तो वहां पे बेसिक ईपीएस निकालना होती है। अगर डाइल्यूटेड पूछनी होती तो वो डाइल्यूटेड मेंशन करता क्लियरली कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डाइल्यूटेड ईपीएस। So there are 7 total adjustments in this question. क्विकली देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। इसमें हमें बोल रहे द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ वी कंपनी एट 31 December 2008। कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट इनकम नोट 3, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नोट 3, रेवेन्यू दिया हुआ है नोट 1 एंड 2 से रेफरेंस है इसका, और टैक्स का नोट 6 दिया हुआ है। बाय द वे, अगर डेफर्ड टैक्स नहीं है, ये सिंपल टैक्स है, करंट टैक्स है। करंट टैक्स का बैलेंस ये गिवन ऑन डेबिट साइड, सो ये लास्ट ईयर का ओवर अंडर प्रोविजन है। अगर टैक्स का बैलेंस डेबिट साइड पे दिया हो तो ये लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन होता है। और इसकी एडजस्टमेंट हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन ऐड हो जाएगा किस में जाके, करंट ईयर टैक्स प्रोविजन में। सो अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो हम इसको इजाफा आकर माइनस करवाते, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन है, तो इजाफा आकर इसको हम ऐड करवाएंगे। तो देखते हैं नोट नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है कि नोट 1 का रेफरेंस है आपके रेवेन्यू से और नोट 2 का भी रेफरेंस है रेवेन्यू से। V company made a large sales of goods on 1st July 2008. Year end date is 31st December 2008, which was also the date of delivery. इसी दिन चीजें डिलीवर भी कर दी। Under the terms of the agreement, V company will receive payment of 8 million on 30th June 2009 after year end date. Currently, V company has recorded 4 million in revenue and trade receivables. The directors intend to record the remaining 4 million revenue in the year ended 31st December 2009. The cost of this sale have been accounted for correctly in the financial statement for the year ended 31st December 2008. V company has a cost of capital of 8%, at which an appropriate discount factor would be at 0.9259. बाय द वे, कोई भी फ्यूचर वैल्यू रिकॉर्ड करनी हो तो उसको हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखेंगे इसमें हमने करना क्या है। पहले एक दफा अगली नोट जरा पढ़ लेते हैं, फिर वन बाय वन हर एक नोट की एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। नोट नंबर 2 में हमें कह रहा है कि वी कंपनी ऑल्सो सोल्ड गुड्स टू एन ओवरसीज कस्टमर। जहां पे ओवरसीज कस्टमर है तो वहां पे आपके माइंड में फौरन से IS-21 क्लिक होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसीज। V company also sold goods to an overseas customer on 1st December 2008 for 12 million kronets KR. They agreed a 60-day payment term. No entries have yet been made to record these sales. तो ऊपर तो कुछ ना कुछ एंट्रीज बनी थी नोट 1 में, लेकिन नोट 2 में हमें कह रहा है कि कोई भी एंट्री पास नहीं करी हुई, हमें इसको रिकॉर्ड करना है। Although the goods were correctly removed from the inventory and expensed in the cost of sale, the amount remains unpaid. By the way, it's settled transaction or unsettled transaction, what you say? So it's an unsettled transaction, क्योंकि अगर आपकी अमाउंट अभी रिसीव या पे नहीं हुई, ईयर एंड आ गया बीच में, तो ईयर एंड पे देखो ये अनपेड अमाउंट है, यानी कि बेशक वो पेमेंट हो सकती है या रिसीट हो सकती है। अगर पेमेंट या रिसीट अगर अनपेड होगी तो वो अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन होगी। और एज पर द गाइडेंस ऑफ IS-21 हम अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन को ट्रांसलेट करते हैं ईयर एंड पे यूजिंग द क्लोजिंग डेट रेट। I repeat, we actually what we deal with the unsettled transaction, we translate unsettled transaction at reporting date rate.
और रेलिवेंट एक्सचेंज रेट दिए हुए जिस दिन सेल हुई थी 1 दिसंबर रेट को KR 6.4 क्रोनेट्स पर डॉलर था और 31 दिसंबर रेट पे 6 क्रोनेट पर डॉलर था, मतलब 6.41 इज टू $1 और 6 क्रोनेट्स इज टू $1। और ये ट्रांजैक्शन पर्टेन करती है नंबर 1 फर्स्ट आपका पैरा डील करता है IFRS 15 से, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ये वाला आपका IAS 21 से पर्टेन करता है। नंबर 3 में हमें कह रहा है कि वी कंपनी एक्वायर्ड 5%, वी एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, परचेज किए, इन्वेस्टमेंट की 9 million 5% बॉन्ड एट पार वैल्यू ऑन 1 Jan 2008 ड्यूरिंग द ईयर में ये एक्विजिशन की। द इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन 31 December each year. We company incurred 0.5 million broker fee when acquiring the bonds, which have been expensed to operating expenses. बाय द वे अब ये देखना पड़ेगा ये शॉर्ट टर्म वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट है, ये लॉन्ग टर्म वाला। तो आगे देखो, दीज बॉन्ड्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम, so have an effective rate of 8%. We company has recorded the interest received at 31st December in the investment income. By the way, हमें इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। आई रिपीट, हमें इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए एक्रूअल बेसिस पे। हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कैश रिसीव है वो तो कैश फ्लो में जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग होती है एक्रूअल बेसिस पे। तो हमें जितना एक्चुअली इंटरेस्ट इस साल का बनना चाहिए था वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। जितना मिला वो ठीक है, वो कैश फ्लो में जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेकिन पीएनएल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जितना इस साल का इंटरेस्ट बनता था वो आपकी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा। फर्दर मोर, अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया कि वी कंपनी एक्वायर्ड 0.5 मिलियन की जो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, जो ब्रोकर फी थी, वो इन्होंने क्या कर दी, उठा के एक्सपेंस्ड आउट कर दी। एक्सपेंस्ड आउट का मतलब पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। क्या ये इन्होंने सही किया या गलत किया? तो भाई छोटी सी एक बात याद करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते वक्त सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म वाले हैं या लॉन्ग टर्म वाले हैं। तो मुझे तो यहाँ पे ये पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इनकी एक रिडेम्पशन टाइम है, ए पेएबल एट अ प्रीमियम, और इनका एक रिडेम्पशन टाइम है। तो ये लॉन्ग टर्म वाली फाइनेंशियल एसेट है हमारा। लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड जो किया जाता है वो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट किया जाता है, और अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी उसको इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो भाईजान इन्होंने यहाँ पे जो एक काम किया, ये जो इन्होंने 0.4 मिलियन का जो अमाउंट है ये इन्होंने एक्सपेंस आउट कर दी। एक्सपेंस आउट करने की बजाय इनको इस एसेट की कॉस्ट में इस 9 मिलियन में ऐड कर देना चाहिए था, क्योंकि हमें ये सीख कर आए हैं IFRS 9 में कि इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उसकी इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो दिस 4 मिलियन शुड बी एडेड टू दी फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन। तो इन्होंने जो गलती की, जो एक्सपेंस आउट किया, हम इसको अकाउंट फॉर करते हुए सही करेंगे। ये आपकी ट्रांजैक्शन पर्टेन करती है IFRS 9 से। ड्यूरिंग द ईयर वी रीवैल्यू को वर्ड आते ही मैंने IAS 16 मार्क कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूड इट्स ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम, resulting in an increase in value of 12 million at 31st December. Deferred tax is applicable to this gain is at 25%. और इसीलिए ये रीवैल्यूएशन मौजूद है क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ पीएनएल नहीं है बल्कि आपने साथ के साथ में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी बनाना है। नोट नंबर 5 कह रहा है कि वी कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वर्ड आते मेरे माइंड में IAS 40 क्लिक हुआ। तो वी कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड इन वैल्यू बाय 4 मिलियन एट 31st December 2008। ठीक है। और फेयर वैल्यू मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमें पता है कि एनी गेन एंड लॉस, फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होता है कि एनी गेन या लॉस वुड बी टेकन टू पीएनएल डायरेक्टली, वुड बी टेकन टू पीएनएल डायरेक्टली। सो यहाँ पे अगर हमें गेन हुआ है तो हम डायरेक्टली उसको पीएनएल में बुक करेंगे। नंबर 6 IAS 12 से पर्टेन करता है। ये तो हम ऊपर वैसे बात कर चुके कि लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन दिया हुआ है, और करंट ईयर की जो लायबिलिटी है वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, प्रोविजन फॉर दिस ईयर इज 3.2 मिलियन। लास्ट कह रहा है हमें नोट नंबर A7, at 1st Jan 2008 at the start of the year we company had $30 million one equity shares in issue, and on 1st April 2008 we company issued an additional $5 million one equity shares at full market value। at full market value का मतलब क्या हुआ, क्या इन शेयर्स में कोई डिस्काउंट का एलिमेंट मौजूद है? नहीं, भी नहीं मौजूद है। तो जहां हम थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं
उस थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस में हमारे जितने भी शेयर्स हैं वो फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हुए हैं, क्योंकि IAS 33 कहता है कि जब कभी भी आप शेयर्स को अकाउंट फॉर करो तो कैसे अकाउंट फॉर करो कि जैसे आपने राइट इशू अगर किया हो, राइट इशू में हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे होते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस। एट दैट टाइम IAS 33 आस्क यू टू ब्रेक इट इनटू द फुल मार्केट वैल्यू एंड द बोनस इम्पैक्ट, बोनस एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी द शेयर्स आर इशूड एट फुल मार्केट वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बोनस शेयर्स नहीं होंगे। आगे बोल रहा है आपको ऑन 1 जुलाई 2008 वी कंपनी परफॉर्म्ड अ 2 for 5 राइट इशू। ये एक और राइट इशू किया इन्होंने 1 जुलाई 2008 को एट 2.4 पर शेयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ वी कंपनी शेयर एट 1 जुलाई 2008 वाज 3.10, वेयर एज इसकी जो पार वैल्यू दी हुई है वो पार वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है, कहीं पे मेंशन किया हुआ है $1 इक्विटी शेयर, इसी नोट में दिया हुआ है। तो पार वैल्यू है 1 और इन्होंने शेयर इशू किया 3.10 पे, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह भला करे 2.10 का इधर शेयर प्रीमियम का इम्पैक्ट है। और बहरहाल जो मार्केट वैल्यू थी उस मार्केट वैल्यू पे इन्होंने ये शेयर इशू किया और ये राइट इशू है 3.10 पे, और मार्केट वैल्यू उसी ने कंपनी की एट दैट टाइम ऑन 1 जुलाई 2008 एट टाइम ऑफ मेकिंग दिस राइट इशू, दैट इज 3.10 पर शेयर। रिक्वायरमेंट में आपसे दो बोल रहा है रिक्वायरमेंट्स, एक आपकी है कि स्टेटमेंट ऑफ PNL एंड OCI बनाओ, एंड सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर वी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये मार्च जून 19 का जो सवाल है वेरनॉन कंपनी, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ जर्नल वर्किंग इसकी स्टार्ट करते हैं। इस वेरनॉन कंपनी के लिए हम जर्नल वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डील विद नोट 1। सो नोट 1 जरा एक नजर दोबारा देखते हैं, फिर इसकी कुछ बात करते हैं। कंपनी ने एक सेल करी थी और सेल करके इसको जो पैसा मिलना था वो आफ्टर रिपोर्टिंग डेट मिलना था। रिपोर्टिंग डेट आपकी 31 दिसंबर 2008। 1 जुलाई 2008 को सेल की और ये जो पैसा मिलना है ये 30 जून 2009 को मिलना है, यानी कि एक साल के बाद मिलना है। लेकिन बीच में एक ईयर एंड आ रहा है। कंपनी ने उसको क्या रिकॉर्ड किया, वी कंपनी विल रिसीव 8 मिलियन। विल रिसीव का मतलब एक फ्यूचर पेमेंट है, और कोई भी फ्यूचर अमाउंट होती है उसको आज के दिन में अगर रिकॉर्ड किया जाता है तो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। एंड टू रिकॉर्ड दैट फ्यूचर अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ऑन अ प्रेजेंट वैल्यू, discount factor is given in front of you, that is 0.9259. वी कंपनी मेड अ लार्ज सेल्स ऑफ गुड्स ऑन 1 जुलाई which was also डिलीवरी भी कर दी उसी दिन। अंडर द टर्म्स ये पैसा मिलेगा 8 मिलियन एक साल के बाद। करेंटली वी कंपनी ने 4 मिलियन रिकॉर्ड किया अपने रेवेन्यू में, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स भी रिकॉर्ड किए। द डायरेक्टर्स इंटेंड टू रिकॉर्ड द रिमेनिंग 4 मिलियन रेवेन्यू इन द ईयर एंड। इन्होंने बोला कि 4 मिलियन अगले साल में हम रिकॉर्ड करेंगे, फॉर नेक्स्ट ईयर एंड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू अगर इस साल में आपकी ट्रांजेक्शन पर्टेन करती है और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई भी कर चुके हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई क्या करनी थी यहाँ पे कि जो डिलीवरी करनी थी वो आप डिलीवरी इसी साल में कर चुके हैं। सो अगर इफ यू हैव एक्चुअली सेटिस्फाइड योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सो यू हैव टू रिकॉर्ड रेवेन्यू इन दिस ईयर इवन यू हैव नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिसीव्ड द अमाउंट। बल्कि आपको 8 मिलियन कंपनी को यानी कि वो मिलेगा 30 जून को, और 4 मिलियन वो कह रहे हैं कि ये आपका रिसीव होगा अगले साल में, तो इसको अगले साल रिकॉर्ड करेंगे। जबकि कॉस्ट ऑफ सेल को इन्होंने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमें इसमें क्या इनको बताना है कि भाईजान कैसे आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। सो प्लीज बी विद मी, हम नोट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कशन आंसर में आप इस तरह अपना रिप्लाई लिख रहे होंगे कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग और एक्रूअल प्रिंसिपल। मैचिंग या एक्रूअल प्रिंसिपल दोनों इसी के नाम है। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008, company has delivered the goods means has performed, has satisfied
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन विच डेट प्लीज लिंक विद सिनेरियो, किस दिन आपको ये 1 जुलाई 2008 को ये ऑब्लिगेशन ऑन इन इफेक्ट 1 जुलाई 2008, hence met the conditions for recognizing revenue as per the guidance of IFRS 15। तो हम अगला पॉइंट अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा सिनेरियो लिंक करके। Although the customer will pay the amount on 30th June, the amount on 30th June 2009 in effect after 12 months of डिलीवरी कब हुई थी 1 जुलाई 8 को, और वो कब पे करेगा 30 जून 19 को, आफ्टर 12 months of डिलीवरी। But as the conditions for recognizing revenue are met, so the company would record as follows. अगले पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं, फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी एक इंटरप्रिटेशन स्किल और एक आंसरिंग वे, एक जो क्लियर आंसर होता है आपकी वो वाली स्किल बढ़ सके। फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू अप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टू 8 million, which will be 8,000 into 0.9259। कोई बताएगा कितनी अमाउंट आ रही है जिनको रिकॉर्ड करनी चाहिए? $7,407.2। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें से कंपनी ऑलरेडी 4 million तो रिकॉर्ड कर चुकी है, वो रिमेनिंग 4 को अगले साल रिकॉर्ड करना चाह रही थी। टोटल अमाउंट इतनी निकला है, प्रेजेंट वैल्यू द कंपनी हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड $4 million, so it shall record the difference of 3407। कहां से आया? 7407 was a total present value amount, जिसमें से 4,000 तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिमेनिंग अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे टू द रेवेन्यू। और इसमें अगर आप देखो, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताई हुई 8% की। सो अगली चीज अगर आप नोट करो तो 7407 इंटू 8% इंटू पूरे साल खत्म होने में कितना अभी टाइम है, ये 1 जुलाई को हुआ सारा सीन, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 ईयर का टाइम है, तो 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है वो कितनी अमाउंट आ रही है 296 की, तो ये भी साथ के साथ जाना चाहिए। तो ये 296 की जो अमाउंट है, ये 296 भी आपका रिपोर्ट होना चाहिए। और बाकी फिर वो जो सो इस पूरी ट्रांजैक्शन में एक तो हमें ये 3407 का रेवेन्यू मिला जो इस साल में रिकॉर्ड होना चाहिए,
और 296 की इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम है, भाई जिस तरह हम किसी को पैसे देर से देते हैं तो हम पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, तो अगर हमें ये देर से दे रहा है तो हम भी इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो 3407 यहाँ पे आ गया रेवेन्यू, और ये 296 हमने किस चीज का फाइंड किया, ये आपका इंटरेस्ट इनकम है, ये आपकी इंटरेस्ट इनकम है। 6 मंथ्स की इंटरेस्ट इनकम आप अपने पास अकाउंट फॉर करोगे। तो जब मैं इंटरेस्ट इनकम लिखूंगा और रेवेन्यू लिखूंगा तो ये दो चीजें उठा के मैं वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। अगली बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर, नोट नंबर 2 को जरा अगर हम देखें, और बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन ऑन नोट 2, जरा देख लो नोट 2 जल्दी से क्या था। वी कंपनी ने एक ओवरसीज कस्टमर को बेचा 1 दिसंबर 2008 को, और इसने तो इसके बारे में कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं की। ऊपर वाले में से तो 8 में से 4 मिलियन की वो ट्रीटमेंट कर चुका था, तो हमने डिफरेंस ऑफ 3407 को एडजस्ट किया। लेकिन यहाँ पे नोट 2 में कह रहा है कि उसने ये जो ओवरसीज कस्टमर को बेचा, नो एंट्रीज हैव येट बीन मेड, और ये 12 मिलियन क्रोनेट्स की ट्रांजैक्शन थी। तो पहले तो इसको हम देखेंगे ट्रांजैक्शन डेट पे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। फिर ये अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन थी, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन होने की वजह से हम इसको ईयर एंड पे रीट्रांसलेट करेंगे, और रीट्रांसलेट करेंगे किस रेट पे, ईयर एंड के रेट पे। ईयर एंड पे रेट चल रहा है आपका 6 क्रोनेट्स पर डॉलर, तो उसके हिसाब से जो भी इसका गेन या लॉस होगा, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन को रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, और रिट्रांसलेट के वक्त जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज कर देंगे। रिट्रांसलेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज कर देंगे। सो यहाँ पे देखते हैं अब इसमें हमें करना क्या है। तो अगर नोट 2 की बातें आपको याद हैं तो इजीली वी कैन डू दिस थिंग। अंडर नोट 2, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेट अपने पास उठा रहा हूं, दैट इज 1 दिसंबर 2008। इस दिन अगर 6 मिलियन क्रोनेट्स हैं, सॉरी कितने की ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ये 12 मिलियन की ये ट्रांजैक्शन है। तो 12 मिलियन की ट्रांजैक्शन है, तो KR 12,000, और इस दिन का रेट जो हमें दिया हुआ है दैट इज 6.4 क्रोनेट्स। तो इन डॉलर्स कितनी आ गई अमाउंट टोटल, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1875 आ रही है। तो ये हम ट्रांजैक्शन किस दिन की एंट्री बना रहे हैं, 1 दिसंबर 2008 पे। इसको कैसे डील किया जाए, तो हमने जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई तो हमने ट्रांजैक्शन डेट रेट उठाया, उसको कन्वर्ट किया, तो इस दिन हमने अपने रिसीवेबल खड़े कर लिए। रिसीवेबल हमने सेल किया और इसको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब हम हर तरह की इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 1875, और अपने सेल्स उस दिन सेम अमाउंट जो भी आपकी कैलकुलेट की, कन्वर्जन अप्लाई करके 1875 से आपने अपनी सेल्स क्रेडिट कर दी। अब आ गया बीच में ईयर एंड, 31 दिसंबर 2008 को जब ये ट्रांजैक्शन अनसेटल्ड थी और ईयर एंड डेट आ गया, तो इस दिन आप इसको रीट्रांसलेट करोगे। रीट्रांसलेट करते वक्त ओनली मॉनिटरी आइटम्स आर रीट्रांसलेटेड। जो सेल करी है वो सेल को अब आप नहीं छेड़ोगे, आप सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी आइटम कौन से होते हैं, द आइटम्स विच आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इन दोनों में अगर आप मॉनिटरी आइटम ढूंढोगे तो आपको रिसीवेबल मिलेगा, क्योंकि रिसीवेबल इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कैश। सो हम इस रिसीवेबल के लिए ये रीट्रांसलेशन कर रहे हैं, और ईयर एंड पे जो रेट है KR6 है, तो KR6 का रेट अप्लाई किया तो आपको अमाउंट जो नजर आई वो अमाउंट नजर आई, अल्लाह भला करे, 2000 की। नाउ यू कैन सी, पहले आपने किसी से पैसे लेने थे 1875, लेकिन ईयर एंड के वक्त ये अमाउंट आ गई आपकी 2000। सो इट मीन्स आपका रिसीवेबल हैज नाउ इंक्रीज्ड बाय 125। तो आप यहाँ पे ईयर एंड पे आप एंट्री क्या बनाओगे, आप अपने रीस्ट ट्रांसलेट करके रिसीवेबल्स को दोबारा से डेबिट किया ड्यू टू इंक्रीज 125, और अगर इंक्रीज हो गया, आपका बेनिफिट हो गया, आपका गेन हो गया, तो इसको पीएनएल को क्रेडिट कर दो, क्योंकि जब कभी भी हमारा गेन होता है हम अपने पीएनएल को क्रेडिट करते हैं। Here we are going to discuss about the Note 3 adjustment, and Note 3 is pertaining to IFRS, like IFRS 9। कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, एक्वायर्ड का मतलब इन्वेस्टमेंट करी थी, फाइनेंशियल एसिड है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसिड के इनिशियली मेजर किया जाता है लॉन्ग टर्म वाले जो फाइनेंशियल एसिड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसिड्स आर इनिशियली recorded at
फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 0.4 मिलियन को पीएनएल में भेज दिया था, जो कि इन्होंने गलती की। तो अगर हम इसकी सही वैल्यू निकालें तो 9 मिलियन तो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है और 0.4 की आपकी वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो ये इनफैक्ट हो गया 9,000 प्लस 0.4 मिलियन इज गोइंग टू बी 400। सो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए दैट इज 9,400, इनिशियली इतने पे रिकॉर्ड होना चाहिए। इनिशियली इतने पे रिकॉर्ड हो गया, फिर आप इसको अमोटाइज करते हो। बाय द वे आपने किसी ने इन्वेस्टमेंट करी थी ऑन 1 Jan 2008, तो आपने ये जो एंट्री बनाई है, मैं एंट्री भी बना देता हूँ कि इनिशियल मेजरमेंट जो आप कर रहे हो 1 Jan 2008, बिल्कुल साल के शुरू में उस दिन आपकी डबल एंट्री होनी चाहिए, फाइनेंशियल एसेट इज डेबिटेड बाय 9,400 एंड कैश आपने इस दिन इन्वेस्टमेंट करी थी, कैश क्रेडिट किया 9,400। बट ईयर एंड पे क्या होगा, जहां पे भी लॉन्ग टर्म वाली चीज होती है, लॉन्ग टर्म वाले जो अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एक्चुअली हम कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे हेडिंग इसी को कंटिन्यू कर देते हैं कि लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंशियल एसेट की अब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर रहे हैं। और हमें पता है कि लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंशियल एसेट हो या फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए अमोटाइजेशन टेबल बनाया जाता है, अमोटाइजेशन शेड्यूल बनाया जाता है। और अमोटाइजेशन शेड्यूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि भाई ईयर एसिड था हमारा, एसिड एट स्टार्ट वैल्यू लेंगे। इस पे एसिड अगर लेते हो तो इस पे आप इंटरेस्ट इनकम कमाते हो, इंटरेस्ट इनकम आपके मार्केट रेट पे होनी चाहिए। और मार्केट रेट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, अफेक्टिव रेट दिया हुआ है 8%, तो अफेक्टिव रेट 8% है। ये तो आपकी इतने पे निकलनी चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव कितने पे हो रहा है वो आप देखो, आपने कितने परसेंट वाले में ये इन्वेस्ट किया था, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 5% पे। और एसिड at end. By the way, in this question, we are not bothered about the values and the balances for balance sheet because इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट बनाना नहीं है। सो यहाँ पे इफेक्टिव अगर आप देखो तो 1 Jan 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक ही हमें आने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2008 है। एसेट एट स्टार्ट आ गया था आपका 9,400, इंटरेस्ट इनकम इस पे अगर लगाएंगे तो 752 की आएगी। इंटरेस्ट रिसीव जो एक्चुअली आपको हो रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहा है। बाय द वे प्रिंसिपल अमाउंट इस सवाल में कितनी है, 9,000। 9,000 इंटू 5% लेंगे तो ये 450 के इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको, और ये एसेट एंड आ गया आपके पास 9,702। लेकिन अब मजे की बात अगली सुनो कि कंपनी ने क्या हरकत की हुई है। कंपनी एक्चुअली रिकॉर्डेड, वी कंपनी हैज रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि इंटरेस्ट इनकम में वो इंटरेस्ट रिसीव्ड के अमाउंट तक तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन इंटरेस्ट इनकम में तो हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट इनकम बननी चाहिए थी 752, रिकॉर्ड भी होनी चाहिए थी 752, लेकिन इसमें से वो जितना रिसीव हो उसको रिकॉर्ड करके बैठे हुए। सो मैं इधर लिखता हूं कि इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड। वो कितने अमाउंट तक, किस एक्सटेंट तक रिकॉर्ड हुई है, जितना इंटरेस्ट मिला, वो मिला कितने की अमाउंट, 450 तक। तो भाई इंटरेस्ट इनकम नीड टू बी एडजस्टेड, नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। वो कितने अमाउंट आ रही है आपकी, 302 की, अभी भी आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना है। एज यू कैन सी इन नोट नंबर 4, हमें डायरेक्टली एक रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है कि इंक्रीज आया 12 मिलियन का। तो हम नॉर्मली क्या होता है कि हम खुद से फाइंड कर रहे होते हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है या डेफिसिट है। तो यहाँ पे हमें खुद से ही शराफत से कैलकुलेट करके रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है 12 मिलियन का, और जिसके वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा 25% पे। बाय द वे हमें यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की फिगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखो, जैसे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ओसीआई दी हुई है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड बी रिपोर्टेड टू ओसीआई। सो विद रिस्पेक्ट टू नोट नंबर 4, आई एम गोइंग टू मार्क दिस नोट दैट revaluation reserve of 12 million must be shown। वैसे तो बैलेंस शीट में एसिड की वैल्यू में भी नजर आता है, लेकिन अब बैलेंस शीट तो बनाने नहीं है, तो इसको क्यों दिया हुआ है इस सवाल में, वो इसलिए दिया हुआ है मस्ट बी शोन इन, कहां पे शो करने के लिए दिया हुआ है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। और लेकिन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में कैसे जाएगा, नेट ऑफ
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम ये चीज सीख कर आ चुके हैं कि अगर आपका रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो तो उस सिनेरियो में आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व कम हो जाता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इज टू बी डेबिटेड बाय एक्स अमाउंट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आपकी क्रेडिट हो जानी चाहिए। ये कितने अमाउंट से होगा अगर आप गौर करो, अगर 12 मिलियन मीन 12,000 का आपको दिया हुआ है और टैक्स रेट आपको 25% बताया हुआ है, सो 25% ऑफ 12,000 इज गोइंग टू बी लाइक 3,000। सो दिस एंट्री रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा बाय 3,000 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज गोइंग टू बी क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। और ये नेट ओसीआई में नेट ऑफ डीटीएल कैसे जाएगा, तो अगर 12,000 का इन टोटल रिजर्व था उसमें से 3,000 हम यहाँ पे कम कर रहे हैं रिजर्व ड्यू टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, so it means a differential of 9,000 would be adjusted in the OCI. And further one more thing कि जो भी ये रिवैल्यूएशन हो रहा है ये आपका अल्लाह भला करे किस वक्त हो रहा है, 31 दिसंबर 2008 को ये आपका ये हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी। ओके, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर वी कंपनी रीवैल्यूड इट्स, तो हमें यहाँ पे और चीजें हालांकि सिर्फ इतना बताया कि ये आपका रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, कब हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन पे क्या इम्पैक्ट गया, ऐसी कोई बात नहीं करी। इसका मतलब कि रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वो कर चुके हैं, लेकिन ये हमें जो डीटीएल का इम्पैक्ट है जितनी बात हमें बताई गई हम उसी एक्सटेंड तक करेंगे। ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ईयर एंड पे नहीं हुआ। अगर ईयर एंड पे होता तो ऑब्वियसली कोई डेप्रिसिएशन पे फर्क नहीं जाना था। ये ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुई है, इसका डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट जाना चाहिए और गया भी होगा, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं की, इसका मतलब दे हैव एडजस्टेड इट। सो हम उस एक्सटेंड तक बात करेंगे जितना हमारे सामने सिनेरियो दिया हुआ है। अगर हमें रिवैल्यूएशन खुद से फाइंड करवानी होती तो फिर हमें वो मुकम्मल डाटा देता, उसके हिसाब से हम चीजें फाइंड कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे एसएच बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए पार्शियल डाटा और पार्शियल ट्रांजैक्शन हमारे सामने है। लेट्स टॉक अबाउट नोट नंबर 5। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और ये फेयर वैल्यू पे मॉडल पे चल रही है, और मैं यहाँ पे पहले लिख चुका हूँ फेयर वैल्यू मॉडल पे आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हर साल के एंड में फेयर वैल्यू चेक की जाएगी और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज इन फेयर वैल्यू होगा वो डायरेक्टली पीएनएल में लेकर जाया जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज इन वैल्यू बाय 4 मिलियन एट 31 दिसंबर 2008, ईयर एंड पे आपकी फेयर वैल्यू राइज है, फेयर वैल्यू राइज बाय 4,000 एट ईयर एंड। और ये फेयर वैल्यू किस चीज का है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात चल रही है। सो इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ देयर इज फेयर वैल्यू राइज, तो आप उसको फिर एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल में आप इसकी फेयर वैल्यू चेक करते हो। राइज मिला तो आप सिंपल क्या करोगे, अपने एसिड की वैल्यू को बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप डेबिट करोगे बाय 4,000 और अपना पीएनएल को उठा के सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे बाय 4,000 से। सो ये आपकी एक सिंपल ट्रांजैक्शन जो इस तरीके से रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। इसमें हम नोट नंबर 6 की अब बात कर रहे हैं जिसमें टैक्सेशन का इम्पैक्ट दिया हुआ है। द टैक्स फिगर इन दी ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट ओवर और अंडर प्रोविजन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऊपर के जो 130 आपका डेबिट साइड पे दिया हुआ है ये लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन है, जो कि इस दफा क्या के टैक्स प्रोविजन में ऐड हो जाएगा। और इस दफा का टैक्स प्रोविजन है कितना वो आगे बोला हुआ है आपको। द करंट टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8 इज एस्टिमेटेड, ये प्रोविजन दिया हुआ है 3.2 मिलियन का। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कितने अमाउंट बनती है। नोट नंबर 6 की एडजस्टमेंट। नोट नंबर 6 में सबसे पहले हम बात करें करंट ईयर प्रोविजन। that is going to be as per adjustment number 4, that is adjustment number 6, 3.2 million means 3,200 add under provision from previous year। और ये बैलेंस हम कहां से उठा के लिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से। डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का दैट इज अंडर प्रोविजन, दोनों को एडअप किया तो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकल आया। डेफर टैक्स का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। ऊपर अगर डेफर टैक्स आया भी था तो उसका इम्पैक्ट हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व पे लेके गए, उसका उस डेफर टैक्स लायबिलिटी का टैक्स एक्सपेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3,330 वुड बी द टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। जो लास्ट नोट दिया हुआ है, this specific note 7 is pertains to requirement B of the question. I repeat, this note number 7 is pertaining to the requirement B, wherein we are required to calculate the basic earning per share. So as we have done with the discussions of from adjustment 1 to adjustment 6,
नाउ वी कैन इजीली डू दिस थिंग कि हम इसका पीएनएल एंड ओसीआई बना सकते हैं कंसीडरिंग द वर्किंग्स। तो अगर हम यहाँ पे इसका पीएनएल अगर हम बनाने की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पास रिक्वायरमेंट ए की हेडिंग मार्क करेंगे और हम लिखेंगे कि वेरनॉन कंपनी का है। इसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। तो अब इसमें हम सारी की सारी एडजस्टमेंट उठा उठा के लिखेंगे जो ट्रायल बैलेंस में भी है और जो हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं वो सारा इम्पैक्ट यहाँ पे लेंगे। So let's start with the revenue. Revenue in the trial balance is given. Revenue in the trial balance is given. That is an amount of 75350. 75350 plus वर्किंग वन। अगर आप देखो वर्किंग वन जो ऊपर हमने बनाई थी इसमें रेवेन्यू आपका कितना आया था, मैंने कहा था 3407 हम अपना जाके रिकॉर्ड करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड दैट 3407 प्लस वर्किंग नंबर 2 में भी एक रेवेन्यू की अमाउंट आई थी जिसमें ओवरसीज ट्रांजैक्शन थी। उस ओवरसीज ट्रांजैक्शन में इन दोनों एंट्रीज में अगर आप देखो तो आपको एक ही जगह सेल नजर आएगी, दैट इज 1875। सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस वैल्यू ओवर हियर 1875 from working 2. Can you guys please tell me the total amount of revenue? 80632. All right. Now cost of goods sold. Cost of goods sold as given in question, that is first line item है ये 46410. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कोई और एडजस्टमेंट नहीं है बिकॉज हर जगह पे लिखा हुआ है कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर चुके हैं। 46410 हमने सिंपली अगर हम डिडक्ट कर दें सो वी एंड अप विद द ग्रॉस प्रॉफिट फिगर ऑफ 34222। आप अपने एंड पे चेक करते रहें, अगर कोई गलती हो तो फिर मुझे बताइएगा। फिर इसके बाद अगर हम जरा ट्रांजैक्शंस को देखना शुरू करें, वर्किंग नंबर 2 में हम देख कर आए थे कि यहाँ पे हमने गेन ऑन एक्सचेंज रेट फाइंड किया था, जहाँ पे हमने एक ओवरसीज सेल की थी तो वहां पे एक गेन ऑन एक्सचेंज रेट आया था हमारे पास जिसको हमने रीट्रांसलेट किया था एक अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन को एट रिपोर्टिंग डेट। सो वो गेन कितने अमाउंट का था, पीएनएल 125 का था। तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज गेन अपने पास रिपोर्ट किया 125 से। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर 20640। अब वन बाय वन अपनी एडजस्टमेंट्स का जिक्र करना शुरू करते हैं। अब आज जरा एक जगह पे हमने कहा था कि उसने ये जो 400 रुपए का जो इश्यूएंस कॉस्ट थी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, जो ब्रोकर फीस थी वो तो ऐड होनी चाहिए थी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू में, जो कि हमने ऐड करके यहाँ पे करेक्ट वैल्यू फाइंड भी कर ली थी। इन्होंने इस 400 को क्या किया हुआ था, हम उसका रिवर्सल करने जा रहे हैं। कंपनी इंकर 0.4 मिलियन एंड विच हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 0.4 मिलियन से बड़े में, 400 से बड़े में, तो मुझे उतनी अमाउंट से अपने ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम कर लेना चाहिए क्योंकि हम वो अपना एक्सपेंस रिवर्स कर रहे हैं। ये रिवर्स कहाँ से कर रहे हैं, ये हमने कहाँ पे बात की थी, मैं थोड़ा सा उसको लिंक भी कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर एडजस्टमेंट में भी मार्क कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बट they have expensed out in P&L, और इसका लिख रहा हूँ रिवर्स इट। सो नाउ एज वी आर डूइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हम 400 को रिवर्सल कर रहे हैं, एक्सपेंस को कम करने के लिए माइनस किया, और इसको ये हम इधर से नोट का रेफरेंस देते हैं, नोट 3 में हम ये बात लिख के आए थे। तो मैंने यहाँ पे नोट नंबर 3 का रेफरेंस दिया कि उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 400 रुपये रिवर्स कर दिए। करेक्टेड अमाउंट बताएंगे कितनी आ गई यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की? 20240। अब इसके बाद आ जाओ जरा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम समहाउ आपके शायद क्वेश्चन में भी दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, लेट्स चेक इट। अगर आप देखो ट्रायल बैलेंस इज इन फ्रंट ऑफ अस, इन्वेस्टमेंट इनकम एज पर ट्रायल बैलेंस इज 1520 और इसका नोट 3 से ताल्लुक था।
तो हम देखते हैं 1520 तो ट्रायल बैलेंस से उठा लिया, कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट इनकम आई। एक तो मुझे याद पड़ रहा है 296 जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमने किया था, जहाँ पे हमने वो जो अगले साल की रिसीट को बुक कर रहे थे, अगले साल में सेल रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने कहा नहीं इसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए, और अगर पैसा बाद में मिल रहा तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम का रेफरेंस दिया था, नाउ गोइंग टू ऐड दिस 296 इन द इंटरेस्ट इनकम एज पर द नोट 1। एज पर द नोट 1 वी एडिड 296 अमाउंट ओवर हेयर। फिर एक और जगह पे इंटरेस्ट इनकम आनी थी जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वहां पे इंटरेस्ट इनकम हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था कि नीड टू बी रिकॉर्डेड इन दी पीएनएल एज इंटरेस्ट इनकम। सो ये वाली 302 जो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 302, और ये भी किस नोट से आ रहा है, नोट नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले में से आ रहा है। प्लस यू कैन सी देयर इज अ फेयर वैल्यू राइज एज वी जस्ट फॉलोड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू 4000 से बढ़ गई थी, आप इसको भी इंटरेस्ट इनकम में या इसको अलग से भी रिकॉर्ड कर सकते, कोई मना नहीं है, इसको अलग से रिकॉर्ड कर दें ज्यादा बेहतर है। अब मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा, मैंने इसको क्लोज किया, तो ये मुझे जरा अमाउंट बताएंगे। 2118 2118 पॉजिटिव फिगर। नाउ सब फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हमने गेन ऑन एक्सचेंज रेट लिया था, यहाँ पे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं नोट नंबर 5 के रेफरेंस से। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4000 से पीएनएल को बढ़ा लिया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, इन सबको एडलेस करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंट इज 20225. now let's deduct the finance cost. Finance cost given in question is 4050. there is no other adjustment in our question. कहीं पे फाइनेंस कॉस्ट की एडजस्टमेंट नहीं थी, हाँ फाइनेंस इनकम की एडजस्टमेंट थी जो ऊपर हम इंटरेस्ट इनकम में ले चुके हैं। After deducting this amount, so profit before tax amount is calculated as 16175. इसमें से अगर now let's deduct the tax expense as per the working given in note 6 में हमने निकाला है 3330 tax expense। After deducting this, profit after tax amount would be like 12845। नाउ आप अपने पास हेडिंग मार्क करो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की हेडिंग मार्क करने के बाद हम यहाँ पे क्या चीज ले सकते हैं, यस सो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की हेडिंग में हम क्या करने जा रहे हैं, हम वो रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिपोर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व हम ऊपर कहीं वर्किंग में देखकर आए थे, और हमने कहा था कि ओसीआई में रिजर्व तो जाएगा लेकिन नेट ऑफ डीटीएल जाएगा। रिजर्व बना था 12 मिलियन का, फिर हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वजह से रिजर्व को कम किया था 3000 रुपए से, तो नेट आपका रिजर्व 9000 बचा था, तो 9000 को हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। वर्किंग का रेफरेंस दे रहा हूँ नोट नंबर 4 के हिसाब से, वर्किंग 4 के हिसाब से। तो विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग नंबर 4, 9000 रिजर्व रिपोर्टेड ओवर हेयर। और अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले फाइनेंशियल एसेट होते तो वो शॉर्ट टर्म वाला फाइनेंशियल एसेट का गेन या लॉस भी हम ओसीआई में लेके जा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो एक इलेक्शन मेड किया जाता है, इलेक्टिंग फॉर शोइंग द फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो वो जो शॉर्ट टर्म वाले फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनका गेन या लॉस पीएनएल में भी जा सकता है और ओसीआई में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म वाला फाइनेंशियल एसेट है ही नहीं, इसलिए उसका गेन या लॉस हम ओसीआई में नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। By adding these two figures, profit and other comprehensive income, so total other comprehensive income is calculated as by adding these two figures of 12845 and 9000, so the total would be 21845. Part B of the question is actually pertaining to the calculation of EPS, जहाँ पे सिंपल EPS, जहाँ पे सिर्फ EPS लिखा हो तो वो सिंपल या बेसिक EPS कैलकुलेट करने होती है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। बाय द वे अब आप यहाँ पे अगर नोट करो
नोट 7 इससे पर्टेन करता है। एट 1 Jan 2008 जब साल स्टार्ट हुआ तो कंपनी के पास 30 मिलियन शेयर थे और हर शेयर की पार वैल्यू है $1। और फिर 1 अप्रैल 2008 को वी कंपनी ने इशू किए एडिशनल 5 मिलियन शेयर्स। और ये कितने शेयर्स हैं? शेयर किए फुल मार्केट वैल्यू पे इशू किए। जहाँ पे फुल मार्केट वैल्यू पे इशू पे शेयर फुल मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू हो रहा तो वहां पे हमें उसे राइट इशू और बोनस इशू में ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि IAS 33 कहते हैं इनको ब्रेक उस वक्त करो जब मार्केट वैल्यू से कम पे इशू हुआ हो। तो जो 1 अप्रैल 2008 को शेयर इशू हो रहे हैं ये तो मार्केट वैल्यू पे ही इशू हो रहे हैं, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई TERP वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली हम ले सकते हैं 5 मिलियन शेयर्स। अच्छा, फिर अप्रैल के बाद मई जून 2 महीने के बाद ऑन 1 जुलाई 2008 वी कंपनी परफॉर्म 245 राइट्स इशू। अब यहाँ पे जहां पे राइट इशू हुआ वहां पे कितने का शेयर इशू किया? 2.4 पर शेयर, जबकि इस दिन जिस दिन ये राइट इशू हो रहा है उस दिन कंपनी की मार्केट प्राइस थी 3.10। अब आप यहाँ देखो, जो 1 अप्रैल 8 को शेयर इशू हुआ था वो फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हुआ था, तो हमें वहां पे कोई ब्रेक वगैरह करने की जरूरत नहीं है इनटू बोनस इशू एंड राइट इशू, लेकिन वहां पे फ्रैक्शन हम लेंगे मंथ्स के हिसाब से। अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स का टाइम बनता है। और जहां पे राइट इशू है लेस देन मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू हुआ है, मार्केट वैल्यू थी 3.10 और शेयर इशू आपको हो रहा है 2.40, तो यहाँ पे एक्चुअल हमारे लिए वर्किंग करना जरूरी होगी। तो मैंने अब इसकी वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? बेसिक EPS, या अदर वर्ड्स में इसको सिंपल EPS भी कहा जा सकता है। साल के शुरू में शेयर्स एट ईयर स्टार्ट थे 30 मिलियन को मैं थाउजेंड्स में काम करते हुए 30,000 लिख देता हूं, एक्स्ट्रा 3 जीरो नहीं लिख रहा। शेयर्स एट मार्केट वैल्यू, शेयर्स इशूड एट मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2008, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? वो आपके 5 मिलियन मींस 5,000। तो टोटल शेयर्स इस दिन तक कितने हो गए आपके पास? 35,000। व्हाट नेक्स्ट इज देयर? फिर कंपनी ने अगले दिन क्या किया? अब आफ्टर 2 मंथ्स ऑन 1 जुलाई 2008 को कंपनी ने राइट इशू किया। राइट इशू होता है लेस देन मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू करना, लेकिन IAS 33 मानता नहीं है राइट इशू को। वो कहता है जहां पे राइट इशू हो वहां पे आप देखो, आप अपने एक्स्ट्रा शेयर कुछ इशू कर रहे हो और वो आप सस्ते में इशू कर रहे हो, आपके नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाएंगे लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो TERP की कैलकुलेशन हमें कहता है। पहले देखो किस तरीके से राइट इशू हो रहा है। 245 इनटू एग्जिस्टिंग शेयर कितने आपके? एग्जिस्टिंग शेयर ऊपर तक पढ़ निकाले में हमने 35,000, तो 35,000 इंटू 2/5 आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 14,000 राइट शेयर्स आ गए। अगले स्टेप में क्या करना होता है? अगले स्टेप में TERP कैलकुलेट करना होता है जहां पे राइट इशू होता है। TERP is always calculated when there is a right issue, means shares issued at less than market value. TERP के लिए नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू पर शेयर एंड टोटल वर्थ। 245 का मतलब जिसके पास ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो शेयर की चल रही है उस दिन पे वो चल रही है 3.10। कोई बताएगा ये कितने अमाउंट आ गई? 15.5। जिसके पास 5 शेयर्स हैं उस बंदे को 2 शेयर मिल रहे हैं और वो 2 शेयर कितने पे इशू हो रहा है? हर शेयर 2.4 पे इशू हो रहा है। व्हाट इज द सम हियर? 4.8। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 7, टोटल वर्थ ऑफ शेयर्स हो गई दैट इज 20.3। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 20.3 डिवाइड बाय 7, तो ये TERP इज कैलकुलेटेड एज 2.9। फिर जहां पे राइट शेयर्स होते हैं वहां पे इस TERP की बेस पे हम वर्क करते हुए आगे निकालते हैं कि कितने शेयर्स इस 14,000 में से कितने शेयर्स फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हुए और कितने शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू हुए। क्योंकि IAS 33 कहता है कि मेरे नजदीक सस्ते का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे नजदीक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके 14,000 शेयर में से कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसपे आपने फुल कैश लिया, वो फुल कैश कितना लिया? 2.4 का, और इसी 14,000 शेयर्स में से
कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें से आपने टीआरपी जितनी कैलकुलेट हुई उससे कम कैश लिया आपने, दैट इज 2.4। तो ये कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या क्या फिगर्स आ रहे हैं? सही है। जी सर सही है। In the next step, what we are going to do now, we are going to find the weighted average number of ordinary shares. Weighted average number of ordinary shares कैसे find किए जाते हैं? Weighted average number of ordinary shares, very important to understand. At the start of year there were like 30,000 shares थे, इसका फ्रैक्शन 12/12 भी होगा। फिर जो शेयर मार्केट वैल्यू पे इशू हुए 1 अप्रैल 2008 को आपके 5,000 शेयर्स इशू हुए, लेकिन ये 1 अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8 तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है, तो 9/12 फ्रैक्शन लिया। फिर आगे इनका इम्पैक्ट लो, कितने फुल मार्केट वैल्यू वाले शेयर्स हैं, और फिर ये जो राइट इशू था इसमें कितने फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इसमें बोनस इशू वाले शेयर्स आ रहे हैं। बाय द वे, मैं ये बोनस इशू किस दिन की ट्रांजैक्शन से लिख रहा हूँ, पहले मैं इशू डेट लिख दूं। एक आपके पास फिर शेयर हुए इशू हुए 1 जुलाई 2008, इसमें से आपके राइट इशू वाले शेयर्स हैं, अल्लाह भला करे 2432। राइट इशू वाले शेयर्स का इम्पैक्ट हमेशा 12 महीने पे इक्वल लिया जाता है, और इस दिन वाले जो शेयर्स है उसमें से बोनस इशू का इम्पैक्ट 12/12 लिया जाता है, और जो राइट शेयर्स है 11586, इसका जो लिया जाएगा ये 6 मंथ्स के हिसाब से लिया जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई 8 से 31 दिसंबर 8 तक 6 महीने का टाइम बनता है। तो ये इफेक्टिव फिगर्स मेरे पास आ गई 30,000, एंड यहाँ पे कितनी अमाउंट आ रही है 3750, और यहाँ पे आ रही है 2432। इज दैट फाइन? सॉरी, वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट 2414 है। ये अगर आप इसको कैलकुलेट करो, रिकैलकुलेट करो, तो 2414 है। सो आई नीड टू चेंज अमाउंट्स ओवर हियर एज वेल। 2414 12 मंथ्स फ्रैक्शन के हिसाब से 2414 ही आ गया, एंड 11586 into 6/12, दैट्स अमाउंट 5793। सो अगर आप इन सबको एडअप कर लोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट होगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हो गया आपके पास 41957। लास्ट में कैलकुलेट कर देते हैं बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सिंपल जो फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टू कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड of irredeemable preference shares divided by weighted average number of ordinary shares. तो we have calculated both things. Profit after tax ऊपर से उठाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाला था 12845 to be divided by weighted average number of shares, just calculated total 41957. So if you simply divide तो आपके पास बेसिक ईपीएस निकल आएगी। That is 0.30 अराउंड 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सेंट्स है, ये सेंट्स में है, या आप इसको और कैसे लिख सकते हो ये डॉलर में है 0.307 डॉलर, और अगर इसको सेंट्स में लिखना हो तो आप इसको अदर वे अराउंड ऐसे लिख सकते हो कि 30.7 सेंट्स। इज दिस थिंग ओके? सो दिस इज हाउ इट्स अ 5 मार्क्स रिक्वायरमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि वो इस तरह की ट्रांजैक्शन बहुत कम देता है ड्यूरिंग द ईयर, एक आपका शेयर फुल मार्केट वैल्यू पे इशू।
जहाँ पे फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हो तो वहां पे ये वाली हरकत इस इशू के साथ करने की जरूरत नहीं है। टीआरपी हमेशा किस वक्त कैलकुलेट की जाएगी, वेन एवर देर इज अ राइट इशू। तो जहाँ पे राइट इशू है वहां पे मैंने टीआरपी की डिस्कशन शुरू की। जहाँ पे सीधे सीधे शेयर फुल मार्केट वैल्यू पे इशू है वहां पे ये काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ नंबर ऑफ मंथ्स का इम्पैक्ट आपने लेना होता है। और जहाँ पे राइट इशू होते हैं वहां पे टीआरपी खोलने के बाद उसका बोनस और राइट का इम्पैक्ट लेना है, और बोनस वाले शेयर्स को 12/12 पे लेकर चलना है, और राइट शेयर्स वाली चीजों को नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से लेकर चलना है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन क्वेश्चन।